हमारा आज का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, हमने MA1 जो लेवल है ना उस पर पढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन MA1 वाले लेवल वाला चैप्टर नहीं है ये। मतलब कि MA1 पे जो चीजें पढ़ी थी ना हमने, इक्विवेलेंट यूनिट्स और ये वो जो उस वक्त पढ़ा था, वो इस वाले में नहीं है। इस वाले में थोड़ी चेंजिंग है, जिस वजह से प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे मतलब अलग से चैप्टर, नया चैप्टर ही माना जाता है किस्म का। MA1 से आसान है, तो इस वजह से टेंशन की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, तो बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, सबसे पहले हम कॉस्टिंग का मतलब हमें पता है क्या होता है कि किसी यूनिट को कॉस्ट असाइन करना। कॉस्ट पर यूनिट, जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब एंड वेज कॉस्टिंग, हर कॉस्टिंग में हमने पढ़ा कि ये यहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे जॉब कॉस्टिंग हमने पढ़ा कि जनाब जहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होती है ना, जहाँ पे कस्टमर अपने मुताबिक कुछ बनवाने आता है, वहां पे ये यूज होता है। इसी तरह प्रोसेस कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं खास इंडस्ट्रीज में यूज होता होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके कुछ पॉइंट्स लिखने लगा हूँ जो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड ये है कि ये वहां यूज किया जा सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां यूज की जा सकती है जहां पे स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज हो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हो बने। जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी ना स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की, प्रोसेस कॉस्टिंग हमेशा वहीं यूज हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो, बात एक ही है, स्टैंडर्डाइज्ड और आइडेंटिकल का मतलब सेम ही है। तीसरा क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है ना। मैंने इस वजह से तीनों लिखे कि पेपर में अगर वो तीनों में से एक भी इस्तेमाल करता है ना, तो इसका मतलब वो पूछ सकता है ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ यूज होती है जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, या होमोजीनियस या स्टैंडर्डाइज। तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही होता है कि मतलब जहाँ पे तीनों, जो जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सेम बनते हो। अच्छा, ऑब्वियसली यार सब सारे प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक चीज है, वो हर उसका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम बन रहा है, स्टैंडर्डाइज बन रहे हैं, आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब पे आने वाली कॉस्ट भी सेम होगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर एक और बात है कि कॉस्ट पर यूनिट सारे यूनिट्स की सेम होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही एक जैसे बन रहे हैं, एक जैसी चीज बन रही है, तो खर्चा भी एक जैसा लग रहा होगा हर यूनिट पे। तो इस वजह से ये लाइन में लिखिए कि कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर ऑल यूनिट्स। अच्छा, ये वहां यूज होता है जहां पे ना कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन जो है ना एक कॉन्टिन्यूटी में हो। कॉन्टिन्यूटी में इस तरह की, मतलब देख लो जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, एक प्रोसेस से शुरू हुआ और अगले से अगले प्रोसेस पे जाता जा रहा है। अच्छा, जहां पे क्या होती है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, वहां प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकती है। सही है। इसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। उसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज ऑफ प्रोसेस। मतलब जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोसेस से गुजरता हुआ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। एक आपने चीनी बनानी है। अब चीनी बनाने के लिए आपको पता है ना इनपुट क्या होता है, शुगर केन। आप शुगर केन डालोगे, ठीक है ना, पहला इनपुट, पहला वो प्रोसेस, उस पर क्या होता है कि उसका ना उसको उसका रस निकलता है, उसका जो जूस होता है उसको निकाला जाता है। ठीक है ना। दूसरा, ये एक प्रोसेस से निकल गया, अब दूसरे प्रोसेस में एंटर हो गया। दूसरा प्रोसेस, वैसे मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, इतनी साइंस मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये याद है कि इसके बाद उसमें उसको बॉयल किया जाता है उसको ना। ठीक है। इस प्रोसेस के बाद, बॉयल करने के बाद, इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, और उसके बाद जनाब चौथे स्टेप में उसको फ्रीज किया जाता है, मतलब कूल किया जाता है, और एंड पे हमारे पास एक फिनिश गुड्स निकल आता है। अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, कोई आम तरीके से नहीं बन रहा। प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता हुआ फिनिश गुड तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक प्रोडक्ट सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरेगा तो उस पर जो कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है वो कौन सी कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग। सही है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि आउटपुट ऑफ
one process becomes input of an other process. मतलब देखो, एक प्रोडक्ट का एक प्रोसेस का आउटपुट, जैसे ये देखो प्रोसेस वन का जो आउटपुट निकला होगा यहाँ से, वो किसके लिए इनपुट होगा? वो इनपुट होगा प्रोसेस टू के लिए। प्रोसेस टू का जो आउटपुट निकला होगा वो प्रोसेस थ्री के लिए इनपुट होगा। ऐसे ही होता है ना। तो आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। तो ये थी हमारे पास कुछ बातें रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग की, कहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। अब बेसिकली हमें जाना है टुवर्ड्स द कैलकुलेशन, मतलब ना कैलकुलेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की। हमारे इस टॉपिक में एक तो हमारे पता है ना बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग में ना एक बेसिक अकाउंट होता है, वो तो सीखना ही है, जो MA1 में भी था। उसके बाद मैं अब कह रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो एडिशंस हैं, जो MA2 की MA1 में नहीं थी। तो बेसिक प्रोसेस अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि जनाब जो है ना, नॉर्मल एक सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का वो किस तरह होगा। नॉर्मल सवाल हमेशा यार है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग की जो कैलकुलेशन है ना, एक मिनट मैं ना यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट यार, बस मैं ना इसको ये बेसिकली ना जो मैं लिखा है ना सारे के सारे ये चीजें मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली ना प्रोसेस कॉस्टिंग का जो बेसिक सवाल है ना, बेसिक वो करने का तरीका क्या होता है, आपको ना कुछ स्टेप से गुजरना होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने लगे बेसिकली स्टेप्स जो कि बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल के लिए होते हैं। हमेशा याद रखना कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, उसका जो सवाल है ना, वो हमेशा स्टार्ट होता है प्रोसेस अकाउंट बनाने से। अब प्रोसेस अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है? प्रोसेस अकाउंट की ना दो साइड्स होती हैं, ठीक है ना। प्रोसेस अकाउंट की जो दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड होती है ना, डेबिट साइड पे सारे इनपुट्स डाले जाते हैं। आपको पता है ना, देखो एक प्रोसेस है उसमें इनपुट्स डाले जाएंगे और वहां से आउटपुट निकलेंगे, ठीक है ना। अब जो एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है क्रेडिट। अगर डेबिट साइड की बात करें तो हम एक प्रोसेस में क्या इनपुट करते हैं? हम एक प्रोसेस में मटेरियल इनपुट करते हैं, लेबर यूज होती है, ओवरहेड्स यूज होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों जब यूज होते हैं, इनके ऑब्वियसली मटेरियल के तो यूनिट्स होते हैं ना केजीज में, लेकिन लेबर और इसकी यूनिट्स नहीं होते। इनकी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट जो गिवन होती है सवाल में, ठीक है, यहाँ तक इतना सवाल गिवन होता है, ठीक है ना। फिर आउटपुट में हमारे पास उसके बदले क्या निकलता है? फिनिश गुड्स। और ये मैंने लिखा हुआ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है जनाब, ये देखो प्रोसेस के दौरान ना कभी कभार चीजें जाया हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लिक्विड नीचे गिर गया, या फिर प्रोसेस कर रहे हो कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आई वहां से जो आपको नहीं चाहिए लेकिन जाया होने वाली है, बॉयल हो गया। तो इतना आपको होता है कि यार प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई नॉर्मल लॉस जरूर होगा। तो हमारे पास जहाँ पे इनपुट मटेरियल लेबर और ओवरहेड होता है, उसके बदले में आउटपुट जो हमें मिलता है, एक नॉर्मल लॉस होता है और दूसरा फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको ये हमारे पास पहला स्टेप होता है हर हर प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल में। ये बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसमें मैंने कोई MA2 वाला नया अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। दूसरा स्टेप होता है जनाब एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना। एक्सपेक्टेड आउटपुट बेसिकली होता है फिनिश गुड्स के यूनिट्स निकालना, ठीक है ना। अब फिनिश गुड्स के यूनिट्स निकालने का मतलब ये होता है कि आप ये वाले यूनिट्स निकाल सकोगे, वैल्यू नहीं, यूनिट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला जनाब होता है आपके पास इनपुट के यूनिट्स, जो आपके पास ये मटेरियल के यूनिट्स होते हैं ना, जो आपके इनपुट के यूनिट्स, उसमें से आप माइनस कर दो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। अच्छा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे गिवन होंगे? तो याद रखना, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमेशा गिवन होते हैं। ज्यादातर केसेस में वो बता भी देता है कि इतने यूनिट्स हैं, और लेकिन ज्यादा केसेस में क्या करता है, वो बताता है कि इतने परसेंट ऑफ इनपुट जो है नॉर्मल लॉस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने मटेरियल के जो इनपुट है ना, इनपुट है हमारे पास 1000 यूनिट्स, ठीक है ना।
तो वो बता देगा कि इसका 20% या 30% जो है ना नॉर्मल लॉस है, तो वो आप कैलकुलेट करके उसी वक्त पहले यूनिट्स लिख लोगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 इनपुट के यूनिट्स हैं, मटेरियल के यूनिट्स हैं, तो आप उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो कि 200 हैं, तो 1000 माइनस 200 आपके पास क्या आ जाएगा 800। अब 800 आपने क्या निकाला, फिनिश गुड्स के यूनिट जो आप यहाँ लिखने के काबिल होगे। यहाँ पे 200 था ना, क्योंकि आपको 20%, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं 1000 था मेरी इस एग्जांपल के मुताबिक, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट का क्या निकाला, फिनिश गुड्स के यूनिट्स निकाले। अच्छा यहाँ तक तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स आ गए, हमें खाली यूनिट्स नहीं चाहिए, हमें इनकी वैल्यूज भी चाहिए। अच्छा फिनिश गुड्स की जो वैल्यूज हैं उनके बारे में तो बात करते हैं बाद में। नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है वो निकालने का तरीका ये होता है कि जो 200 एक तो आपको गिवन होता है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो वैल्यू होती है ना उसकी होती है स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू हमेशा आपको गिवन होती है, हमेशा आपको निकालनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वो बोले आपको 200 है ना, अब आपको बोले आप स्क्रैप वैल्यू उसकी है कि एक यूनिट जो है ना वो 1 रुपए का बिकेगा, तो 200 मल्टीप्लाई आप 1 करोगे तो आपकी वैल्यू भी 200 आ जाएगी, या जितना भी उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है उसके मुताबिक, ठीक है। मतलब आपके पास सिर्फ जो चीज रह गई है निकालने वाली बेसिक अकाउंट में वो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स है कि वो कैसे निकालनी है, ठीक है ना। दोबारा बता दूं ट्रैक की प्रोसेस कॉस्टिंग में लेफ्ट साइड पे इनपुट होते हैं सारे के सारे जो सब कुछ दिया होता है, दूसरी साइड पे दो चीजें होती हैं, फिनिश गुड्स और नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बारे में उसने परसेंटेज दी होती है यूनिट्स के लिए, वहां से आप इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करते हैं तो फिनिश गुड्स के भी यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा नॉर्मल उसकी जो वैल्यू है अगर उसने स्क्रैप वैल्यू दी हुई है सवाल में तो ठीक है पुट कर दो, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, अगर नहीं दी तो इग्नोर करो, ठीक है। एंड पे हमारे पास रह गया वैल्यू ऑफ फिनिश गुड निकालना। उसके लिए हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम निकालेंगे कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब अगर एक फिनिश गुड्स की यूनिट्स की मतलब कॉस्ट पर फिनिश गुड, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट फिनिश गुड ही है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास खुद बहुत क्या आ जाएगा, एक वो अमाउंट आ जाएगी कि जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें यूनिट्स को तो टोटल वैल्यू आ सकती है। कॉस्ट निकालने को पर यूनिट की, अब कॉस्ट पर यूनिट यानी कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, उसका फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब मटेरियल कॉस्ट हमें ना गिवन होगी यहाँ पे ना, अभी तो मैंने लिख रहा लेकिन वैसे वो बता रहा हूँ, अभी मैं सवाल कराता हूँ इसके बाद। मटेरियल कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ तक इतना, अच्छा प्लस लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे उसमें प्लस ओवरहेड की कॉस्ट ऐड करेंगे, ऊपर आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो इनपुट की है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपने निकाला है स्टेप 1 में आंसर, ये बेसिकली स्टेप 1 का आंसर यहाँ पे आएगा, सही है। और आपके पास फॉर एग्जांपल आंसर जो भी आता है, अगर आपके पास एग्जांपल 5 आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपकी क्या है कि एक यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है 5 रुपीज का। और वैल्यू ऑफ फिनिश गुड से अगला स्टेप आखिरी स्टेप होता है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड निकालना। वो क्या होता है, जो कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट आती है ना, ईओ का मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट जो 5 फॉर एग्जांपल आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो फिनिश गुड्स के यूनिट्स। हमारे यूनिट्स कितने हैं 800, 800 इंटू 5 4000, वो आप यहाँ पे इजीली 4000 पुट कर सकते हो, ठीक है।